पूरे समाज को आगे ले जाने का एक तरीका है। एक दिन गांव का एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, जिसने बड़ी मुश्किल से कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी की थी, वह गांव वापस आया। जब वह गांव वापस आया तो उसने देखा कि उसके साथ में जो प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे थे गांव के, वो सब वही के वही थे और कोई बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं यहाँ के बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करूंगा। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, उच्च शिक्षा केवल डिग्री लेने का काम नहीं है। जब लोग समाज में शिक्षित होते हैं तो वो समाज को बेहतरी के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। शिक्षा समाज में समानता लाती है, जागरूकता बढ़ाती है और दूसरों की मदद करने की भावना को और मजबूत करती है। उसने उदाहरण दिया, अगर हमारे गांव के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वे हमारे गांव के लिए बेहतर स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बहुत सारी योजनाएं बना सकते हैं। इससे हमारा गांव एक बेहतर समाज होगा, एक अच्छी रहने लायक जगह बन पाएगी। इसके बाद अर्जुन ने समझाया कि उच्च शिक्षा से आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। उसने कहा, जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारे पास बेहतर नौकरियों के अवसर होते हैं। इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है और जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम न केवल अपने परिवार की मदद करेंगे बल्कि गांव की समृद्धि के लिए भी काम करेंगे। अगर गांव के युवा डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेंगे तो गांव में निवेश भी करेंगे। इससे गांव का आर्थिक विकास होगा जो कि देश के विकास में सहायक होगा। अर्जुन यही नहीं रुका। अर्जुन ने फिर आगे अपने दोस्तों से कहा, शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ाती है, या हमारा जो व्यक्तिगत विकास है वह भी शिक्षा के द्वारा संभव है। उच्च शिक्षा हमें सोचने की शक्ति देती है, समस्याओं को हल करने की क्षमता देती है, यह हमें मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। उसने यह भी बताया, जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे खुद पर विश्वास आया। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। उच्च शिक्षा हमें शिक्षित होने के साथ साथ एक बेहतर इंसान भी बनाती है। अर्जुन ने आगे भी कहा कि हमारी संस्कृति भी शिक्षा से प्रभावित होती है। जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम अपनी परंपराओं और संस्कृति को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी तक ले जा सकते हैं। अर्जुन ने बताया, हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। जब हम दुनिया भर में अपनी संस्कृति को साझा करेंगे तो लोग हमारे देश की विविधता और धरोहर को समझेंगे, साथ ही साथ उसकी सराहना भी करेंगे। ये सारे चीजें जो भी अभी हमने डिस्कस की हैं, ये सब एजुकेशन से पॉसिबल है। तो कहा भी गया है कि एजुकेशन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का एक बड़ा टूल है, लेकिन साथ ही साथ अर्जुन ने यह भी समझाया कि कुछ चुनौतियां भी हैं। अर्जुन ने गांव वालों को चुनौतियों के बारे में बताया। उसने कहा, पहली चुनौती है शिक्षा की पहुंच और खर्च। गांव में बहुत से बच्चे इसलिए शिक्षित नहीं हो पाते या आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं होते, या जो
जो एक रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, वो उनके पास नहीं होती हैं। दूसरी चुनौती जो अर्जुन ने साझा की वह थी शिक्षा की गुणवत्ता। आजकल की शिक्षा प्रणाली कई बार वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती है। मीन्स जो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है उस थ्योरी का, उसमें एक बड़ा गैप रहता है। इसलिए हमें ऐसे विषयों और कौशलों पर ध्यान देना चाहिए जो आज के समय में प्रासंगिक हों। तीसरी चुनौती अर्जुन ने बताई एकेडमिक फ्रीडम, अकादमिक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना। हमें यह देखना होगा कि शिक्षा में विचारों की स्वतंत्रता हो, लेकिन साथ ही साथ वह अपने समाज और देश के प्रति जिम्मेदार भी रहना सिखाए। और अर्जुन की बातें सुनकर गांव के लोग समझ गए थे कि उच्च शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को बदलने का तरीका है और पूरे समाज को एजुकेशन के माध्यम से बदला जा सकता है। उस दिन के बाद गांव के बच्चों ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयास शुरू किए। अर्जुन ने भी उनकी मदद की और एक छोटा सा गाइडेंस सेंटर या कह सकते हैं कोचिंग सेंटर उसने वहां पर बनाया और जो वहां के ग्रामीण बच्चे थे उनका मार्गदर्शन किया। कहानी का उद्देश्य हायर एजुकेशन और सोसाइटी के बीच रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना था। मुझे लगता है कि समाज और जो एजुकेशन है उसके बीच में जो संबंध है वह इस कहानी के माध्यम से मेरे साथियों को समझ आया होगा। आगे हम प्रेजेंटेशन पर आते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माय पीपीटी विथ यू। 1 minute प्लीज। फर्स्ट फैलाइए इसको। बेसिकली ये 4 कंपोनेंट हैं हायर एजुकेशन एंड सोसाइटी के, जो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वाज सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। नाउ बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो, या जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इन हायर एजुकेशन पर मैं बात करूँगा। तो जो हमारी जो चर्चा होगी, हमारा जो डिस्कशन है वो आगे इस तरीके से बढ़ेगा कि पहले हम ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर जो महत्व है इसका, इम्पोर्टेंस है एंड हायर एजुकेशन स्पेशली, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि व्हाट्स आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन हायर एजुकेशन। देन वी विल डिस्कस रोल ऑफ वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस and lastly we will discuss the relationship between new education policy 2020 and globalization. आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आई थिंक जो पीपीटी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यस सर। जी सर। यस सर। Yes, sir. थैंक यू सो मच। Globalization refers to the process of increased interconnectedness and interdependence among countries through the exchange of ideas, goods, services, and cultural practices. It is driven by advancements in technology, communication,
and transportation. सिंपल शब्दों में ग्लोबलाइजेशन जब देश और विदेश के बाजार मिलकर काम करते हैं तब ऐसी व्यवस्था को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं का आपसी जुड़ाव known as globalization or वैश्वीकरण. It means there is no geographical boundaries of the countries. So that arrangement, that system is known as globalization. Globalization basically a process by which countries across the world become more interconnected through economic and cultural, political interactions. It aims to create a more integral and interdependent world by facilitating the free flow of goods and services, ideas, technologies, and information across borders. The world has become more like global village. Global village means no geographical boundary. पूरे का पूरा जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो एक विलेज की तरह है जहां पर कहीं पर भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंड्री, कोई चेक नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में है। अगर हम बात करें तो जो 20th सेंचुरी है तब से बेसिकली जो एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन है वो उससे और उससे पहले से जारी है। तो दिस इज नॉट न्यू कॉन्सेप्ट बेसिकली। देन we will discuss some dimensions of globalization: economic globalization, in cultural globalization, technological globalization, political globalization. First is economic globalization. It involves the expansion of international trade, cross-border investments, and the development of global market. ऐसी व्यवस्था कि जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड होता हो, एक देश का दूसरे देश से व्यापार होता हो, एक देश दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकता हो और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो डेवलप किए जाते हों। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। Multinational corporations play a significant role in this. They invest in different countries and creating a global supply chain for goods and services. Some institutions like WTO, World Trade Organization, the International Monetary Fund, IMF, and the World Bank supports and regulate this economic integration. The second dimension is cultural globalization. Cultural globalization refers to the blending and exchange of cultural elements. अब cultural elements क्या हो सकते हैं? For example, music, movies, art, fashion, food, and lifestyle among different countries. With the rise of the internet and social media, cultural globalization has accelerated. It allowing people from all corners of the world to engage with and adopt aspects of different cultures. ये पॉइंट्स आगे भी आएंगे, वहां पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे विद एग्जांपल. Then we have ecological globalization. This dimension involves the spread of social values and structures, including human rights, gender equality, education, and healthcare. Globalization also allows social issues to be shared on global platforms, leading to the adoption of more inclusive social policies in many countries. Then we have political globalization. Political globalization refers to the growing cooperation between nations to address global challenges like climate change, terrorism, human rights violation. ऐसे जो बेसिकली राजनीतिक वैश्वीकरण है उसके लिए कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो पूरे
ग्लोब के लिए समस्या बने हुए हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केसेज में कई कंट्रीज आपस में मिलते हैं, वो अपनी समिट करते हैं और वो उस पर्टिकुलर समस्या का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वी हैव ऑलरेडी मेंशन हियर दैट क्लाइमेट चेंज दुनिया के सामने बड़ी समस्या है, टेररिज्म, यू नो वेरी वेल, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन, ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कई देश एक साथ मिलकर एक जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, समस्या से निजात पाने की कोशिश करते हैं। Some international organizations are also working here, like United Nations, that is political body you can say, and the other multinational bodies which facilitate this political cooperation and provide a platform for collective decision making. So these were some dimensions which we were discussed. Now we will discuss about the importance of globalization in higher education. बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोबलाइजेशन की जरूरत क्या है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एनहेंस्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को अगर बढ़ाना है तो हमें नेशन से बाहर जाना होगा, दूसरे देशों को अपने यहाँ एजुकेशन के लिए इनवाइट करना होगा। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है उनमें कुछ ऐड हो सकता है, उनको और इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूमेरियस स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स and international partnerships between universities. These programs allow students to study abroad, experience new cultures, and learn from different educational systems, which broadening their origin of their mind, basically. Other factor that is access to diverse courses, अलग अलग तरह के कोर्सेज। अलग अलग देशों की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि जहां पर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज रन किए जाते हैं एंड दे हैव मास्टरी इन दैट। वो बहुत अपग्रेडेड फॉर्म में इस तरह के कोर्सेज को ऑफर करती हैं। तो इफ ग्लोबलाइजेशन इज देयर तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अदर कंट्रीज में जो भी कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड एंड ही वांट टू एनहांस देयर नॉलेज so they can opt them. Universities worldwide now offer wider variety of programs, often in collaboration with international institutions. This allows students to choose from a vast range of specialized courses that were once restricted to specific countries or a particular region. Online education and global classrooms are available. ऑनलाइन एजुकेशन ने ग्लोबलाइजेशन के महत्व को और बढ़ा दिया है। जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जनरली दे आर ऑफरिंग ऑनलाइन एजुकेशन, ग्लोबल क्लासरूम्स। और ये सब पॉसिबल कैसे है? बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव डे बाय डे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर देयर। With advancements in technology and globalization, online education has taken off. Renowned universities across the world offer online degrees and courses, which makes possible for students in remote areas of different countries to access world-class education. ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन अगर हम एनहेंस्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट इसमें और आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके महत्व को बढ़ाता है, दैट इज स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। मेनी यूनिवर्सिटीज, इवन मेनी कंट्रीज, दे ऑफर स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। कई बार वो फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इससे भी जो लोग बच्चों का सपना है, जो स्टूडेंट्स का सपना है अदर कंट्रीज में स्टडी करने का, वो आसानी से पूरा होता है।
और ये इसके इम्पोर्टेंस को, एजुकेशन के ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाता है। It encouraged governments and international organizations to offer scholarships and financial aids to international students. This support opens doors for students from developing countries to pursue higher education at prestigious and global universities. Second point is improved quality and standards. Globalization has pushed higher education institutions to raise their quality and standards due to increased competition and collaboration on a global scale. अब अगर यूनिवर्सिटीज दूसरे कंट्रीज में एजुकेशन के लिए जाएंगी, एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए जाएंगी, तो जाहिर सी बात है दे हैव टू ऑफर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड दे हैव टू फॉलो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स आल्सो। इसके लिए ग्लोबल रैंकिंग एंड एक्रीडिटेशन सिस्टम है। कुछ ग्लोबल एक्रीडिटेशन एजेंसीज हैं जो यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को, प्रोग्राम्स को एक्रीडिएट करती है, चेक करती है, जिसमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, टाइम हायर एजुकेशन है। ये बेसिकली इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन एजेंसी है। तो जो भी यूनिवर्सिटीज ग्लोबलाइजेशन के लिए जा रही है, अदर कंट्री में जा रही है एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको इन एजेंसीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना होता है, तभी ये उनको सर्टिफाई करते हैं। जब स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। देन ब्रॉडर रिसर्च एंड इनोवेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो मुझे लगता है एक बड़ा फायदा रिसर्च एंड इनोवेशन में है। जैसे जनरली हम FDP ज्वाइन करते हैं, अलग अलग जो रिसोर्स पर्सन होते हैं वो बताते हैं, कई बार सुनने में ऐसा आता है कि कई ऐसे कंट्रीज हैं कि जहाँ पर रिसर्च क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा होती है, बट इफ वी सी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च वो उतना अच्छा नहीं होता है। बट जब ग्लोबलाइजेशन है और कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो स्टूडेंट को एक अच्छा मौका मिलता है कि वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपने आप को रजिस्टर कराए और वहाँ वो रिसर्च कर सकता है, वहाँ के लोगों के साथ वो कोलैबोरेट कर सकता है। इवन कई यूनिवर्सिटीज भी इस तरह की फैसिलिटीज ऑफर करती हैं कि वो कोलैबोरेटिव रिसर्च को प्रमोट करती हैं। तो इससे बेसिकली रिसर्च की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, बढ़ती है, और जो इनोवेशन है दे टेक्स प्लेस। देन वी हैव कल्चरल एंड एकेडमिक एनरिचमेंट। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एजुकेशन के लिए जाया जाता है तो जाहिर सी बात है जो कल्चरल वैल्यूज हैं हमारी, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, लाइफ स्टाइल है, वो भी शेयर होता है और जाने अनजाने में हम उनको लर्न करते हैं, जानते हैं, अपने बिहेवियर में लाते हैं। तो इससे कल्चरल एनरिचमेंट होता है। एक कंट्री की जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो उनको ऑप्ट करते हैं। साथ ही साथ एक्सपोजर मिलता है, खासतौर से अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एकेडमिक एनरिचमेंट भी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के द्वारा होता है, which makes it important. So we can say that globalization has transformed higher education. It offers unprecedented opportunities for learning, research, and cultural exchanges. It also improved the quality of education, expanded access to wide range of academic programs, encouraged groundbreaking research, enriched campuses with cultural diversity. As we continue to live in an interconnected world,
Globalization will only become more integral to the future of higher education. It makes essential for students, educators, and institutions to embrace these changes and continue evolving. So, these were some points which were related to the importance of globalization, why globalization is needed, or that's the need of the hour. ये एक डेटा आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि टॉप 10 प्लेसेज ऑफ ओरिजिन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये टॉप 10 उन कंट्रीज के नाम हैं कि जहां से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स अदर कंट्रीज में एजुकेशन के लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा चाइना 35%, 35% of Chinese students register themselves or admit themselves in foreign universities. It is followed by India, that is 18%. अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो 53%, यानी कि more than half of international students came from China and India. इंडिया और चाइना से आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं। बाकी और भी डेटा यहाँ पर दिया गया है, जैसे साउथ कोरिया से 5% है, जापान, ताइवान, वियतनाम, ब्राज़ील, कनाडा 2%, and 1% from Mexico. So these were top 10 places of origin for international students. अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ से भी एक बड़ी संख्या में बच्चे बाहर से एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। Then one more report is here. आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि ग्लोबलाइजेशन, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, शुरुआत कहाँ से हुई होगी। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये 20th सेंचुरी से पहला कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पर जो तरीके थे, खास तौर से उसमें मिडिवल यूनिवर्सिटीज थी, मिशनरी स्कूल्स थे जो जनरली रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, पढ़ाते थे, बताते थे। तो उनकी जानकारी के लिए, उनकी एजुकेशन लेने के लिए जनरली जो स्टूडेंट्स थे वो अदर कंट्रीज में जाते थे। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। एंशियंट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो एवरीबडी नोज अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी, which was established in 5th century. Al-Qarawiyyan in Morocco, that was established in 9th century. Al-Azhar University, established in Egypt in 10th century. All universities attracted students from across borders and fostering them early forms of transactional academic changes. Some classical scholars were also there, like Ibn Sina, known for medical in Saudi Arabia, and Confucian scholar in East Asia contributed to the dissemination of knowledge through travel and scholarly correspondence. In this period, education was privileged, especially for the elite class and intellectuals. The exchange of knowledge between civilization, for example, Silk Road was there, Mediterranean trade routes were there, which promoted early forms of international learning. Then colonial education system was there, European colonial, Britain, France, Spain, Portugal. They established educational system in their colonies.
The purpose was to create an educated elite to serve in the administration. For example, the British colonial education system in India produced a class of civil servants who were proficient in English and familiar with Western ideas. तो जो कॉलोनी वाला टाइम था, उस टाइम पर भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्लोबलाइज हो चुका था, और बाहर जहाँ पर भी खास तौर से अंग्रेजों की या जो स्पेन है, फ्रांस है, उनकी जो भी कॉलोनी थी, वहाँ पर जो भी एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, उसका मेन मोटिव हाईली इंटेलेक्चुअल ना बनाना होकर जो उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके, ऐसी एजुकेशन देना था. मिशनरी स्कूल्स वर देयर. Christian missionary set up schools across Asia, Africa, and Latin America, who introduced sorry, Western religious and secular education models. So this system often sidelined indigenous education, languages, and knowledge, and promoted Western ideologies. They also laid the foundation for modern education system in many developing countries. Then 20th century, rise of global institution. इसमें भी, इसको भी हम दो पार्ट में देख सकते हैं. एक वो डेवलपमेंट जो अर्ली 20th में हुआ, और एक वो जो लेट 20th में हुआ. तो if we talk about the early 20th century, the expansion of mass education, इस टाइम पर एजुकेशन को बहुत तेजी से फैलाया गया. The industrial revolution led to the demand for a literate and skilled workforce. As countries industrialized, they expanded education to the masses. Countries like Germany, Japan became models of efficient national education system that supported industrial growth. Then scholars like Albert Einstein and Marie Curie exemplified the growing trend of transnational academic cooperation and research, as universities in Europe and North America began attracting more international scholars. So, the education began shifting from elite privilege to right accessible to larger population. इस टाइम पर हमने मास एजुकेशन की बात की, एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन. जो अभी तक कुछ लोगों के हाथ में था एजुकेशन का अधिकार, एलिट क्लास के हाथ में था, वो अब उनके हाथ से निकलकर जो भी एक्सेस करना चाहता है, राइट पर्सन है, उस तक वो पहुंचना शुरू हो गया था. दिस पीरियड ऑल्सो मार्क द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन. इस दौरान बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, इनोवेशंस आए, खास तौर से the field of engineering and medicine. Then we have late 20th, or we can say this was the post-war era and rise of international organization. Mid 20th की अगर हम बात करें, after World War II, international cooperation in education became a priority for global stability and economic recovery. Programs like Fulbright Scholarship, 1946, it was introduced, and the establishment of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. इस टाइम पर यूनेस्को को भी स्टैब्लिश किया गया, और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनेस्को की थी वो एजुकेशन को एक्सपेंड करने की थी, सपोर्ट करने की थी. Decolonization and educational reforms also taken place at the time. Countries in Asia and Africa gained independence from colonial rules. They sought to reform and build their own education system. Countries like India and Ghana received international aid and expertise to modernize their educational system.
So the education became seen as a key driver of economic development and national modernization. Developing countries sought to balance between preserving indigenous knowledge system and adopting Western educational model, both. UNESCO, that was the other international body, started to promote the idea of universal education and education as a human right, which influenced global education policies also. Then we have late 20th century. In this time, technological advancements were on peak. The rise of internet and communication technologies, especially in 90s and early 2000, revolutionized the global education landscape. Distance learning and online education platform allowed universities to reach students worldwide. Global universities ranking, student exchange programs, for example, Erasmus in Europe and Bologna process in European higher education reform, all aimed to standardize and improve the quality of higher education globally. Private entities, multinational companies, non-governmental organizations also play a more significant role in funding and shaping education, particularly in developing countries. Then we have 21st century, that was digital and global learning. जो presently हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को और तेज धार दी है. COVID-19 pandemic, everybody knows, the global pandemic in 2020, it accelerated the shift towards online and remote learning. Universities and schools worldwide were forced to adopt digital tools at an unprecedented pace. जो ऑनलाइन एजुकेशन है, बेसिकली पैंडेमिक के समय पर, कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर उसने एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था. एवरीबडी नोज अबाउट इट. उस टाइम पर पढ़ने वाले बच्चे भी, उस टाइम पर पढ़ाने वाले टीचर्स भी, फैकल्टी मेंबर्स भी, एवरीबडी नोज कि एक नुकसान तो हुआ था. अचानक इतनी बड़ी पैंडेमिक थी और सामने कोई सॉल्यूशन नहीं था, बट जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन इमर्ज हुई, उसने उस पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं संभाल लिया, एजुकेशन सिस्टम को संभाल लिया. So that was the example of highly digital learning. Global education partnership also increased between universities, and they developed, and such as collaboration between developing and developed countries. For example, African and Chinese countries, their institutions, and they started a Belt and Road Initiative, which facilitated greater mobility of students and scholars. Sustainable Development Goals, United Nations adopted in 2015 and promotes inclusive and equitable quality education, and has driven international efforts to improve educational access, especially in developing countries. So the education, the evolution of globalization in education reflects broader social, political, and economic changes. From early transnational scholarly exchange to today's digital learning platforms, education has increasingly transcended borders. While this has opened up opportunities for global learning and collaborations, it has also highlighted persistent inequalities, particularly for developing countries striving to balance local needs with global demands.
So this was about the evolution of globalization, especially in education sector. Now, I would like to discuss some key drivers, key factors, you can say, which are responsible for global education. Global education is driven by several factors that shape the flow of knowledge. People, resource across borders. But if we discuss the important factors here, there are a number of factors which drive basically or promote globalization, especially in education part. So important or significant factors are technological advancements and international mobility, economic integration, etc. So first we have technological advancement. जो ग्लोबल एजुकेशन की जो एक्सेस बढ़ी है लोगों के बीच में, का एक बड़ा कारण, जो मेन कारण है, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसा अभी हम पीछे बात कर रहे थे वैल्यूएशन की, हमने देखा कि लेट 20 जो टेक्नोलॉजी है उसने तेजी से अपग्रेड किया है, बहुत इनोवेशन हुए हैं इसमें। Sorry for inconvenience. We were talking about the key drivers of globalization in education. Just sharing. Yes, technological advancement. So one important factor of technological advancement is internet and digital learning platforms. The rise of the internet has revolutionized education, allowing students anywhere in the world to access information from top universities and global educational resources. We can take the example of some popular platform like Khan Academy, Coursera, edX, Udemy. They have democratized access to high quality education and offering free or affordable courses from leading global institutions. इंटरनेट ने चीज़ों को आसान बना दिया है। इंफॉर्मेशन हम यहीं पर बैठकर, अपने घर में बैठकर, जो बड़े बड़े जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, जो अब से कुछ समय पहले ऐसा लगता था कि वहाँ की इंफॉर्मेशन, वहाँ के लेक्चर, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हम नहीं जान सकते या वहाँ से हम लर्निंग नहीं ले सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। दैट इज पॉसिबल नाउ ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंटरनेट एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। They made it possible. They made it possible. Then e-learning and virtual classrooms are also there. With advancement in video conferencing and learning management system, students can now participate in live classes from anywhere in the world. We can take the example of Google Meet, tools like Zoom, Google Classroom, and Moodle have enabled schools and universities to adopt hybrid or fully online models, especially during the COVID-19 pandemic. अभी जो हम लोगों की कॉन्फ्रेंस पॉसिबल हो पा रही है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, दैट गूगल मीट। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म है कि जहां पर वर्चुअल क्लासरूम्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और एक बड़ा फायदा ये है कि टू वे कम्युनिकेशन इज पॉसिबल इन सच टाइप ऑफ क्लासेस। तो इसमें जो लर्नर है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन, ही कैन आस्क।
और जो टीचर है कैन ऑल्सो interact with the students. Then we have AI and personalized learning, more advanced form of the technological advancement, artificial intelligence. AI has made it possible to create personalized learning experiences, adaptive learning platforms, analyze students' performance, and adapt content to fit the learner's needs, improving outcomes globally. तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है बेसिकली, इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रहा, दैट इज technology has allowed students from developing countries to access resources that were previously available only to the wealthy or privileged. It has bridged educational gaps by offering remote learning solutions. Technological tools have made global academic collaboration easier, with scholars, students able to work together on research projects in real time across the border. So this all possible through the technology, but there are certain challenges also. Despite these advancements, digital divide is there. It remains a significant barrier as many students in developing countries lack reliable access to internet, computers or mobile devices. जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस की बात है वो इक्वल नहीं है. डिजिटल, इसका एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि डिजिटल डिवाइड पैदा हो रहा है. कुछ ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का कि जिनके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, या ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं कि जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, या जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको एक्सेस करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए वो उनकी अप्रोच में नहीं है. तो इसलिए एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड वहां पर पैदा हो रहा है. तो दैट इज अ चैलेंज. देन वी हैव international mobility, the movement of students, scholars and education professionals across border, which has been a key driver of globalization in education. International mobility allows for the exchange of ideas, cultures, knowledge, and foster a more interconnected global academic community. So international mobility is there. ये भी एक बड़ा ड्राइवर है कि जो मोबिलिटी है वो आसान हुई है, मूवमेंट लोगों का आसान हुआ है. एक स्टूडेंट, स्कॉलर या फैकल्टी मेंबर वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं. खासतौर से जो की डेवलपमेंट हुए हैं मोबिलिटी को लेकर, इंटरनेशनल मोबिलिटी को लेकर, उसमें एक बड़ा जो फैक्टर है वो आता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज के साथ में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं. डेवलपिंग कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन रेप्यूटेड कंट्री जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एजुकेशन लेते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ के कल्चर को सीखते हैं, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर आते हैं. तो ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इज देयर. देन इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस. जैसे ग्लोबलाइजेशन की बात है तो आज की डेट में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बाहर के कंट्रीज में जाकर अपनी ब्रांच ओपन कर सकती हैं. बाहर की यूनिवर्सिटीज कंट्रीज के अंदर, हमारे कंट्रीज के अंदर डोमेस्टिक जो एरियाज है वहाँ पर वो अपनी ब्रांच को ओपन कर सकते हैं. तो चूंकि जो इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं, कैंपसेज हैं, वो स्टेब्लिश हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, की ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन का.
migration of skilled labor, very popular term, brain drain and brain gain also. Professionals educated in one country often seek employment in another. They contribute to the global flow of skills and knowledge. This can result in both brain drain and brain gain when professional return with advanced skill. एक जगह से दूसरी जगह जब स्किल्ड लेबर जा रही है या कहीं पर आवश्यकता है वहां पर वो मूव कर रही है, तो इससे दोनों फायदे हैं। एक फायदा ये है कि उस प्रोफेशनल को रोजगार मिलता है दूसरी जगह, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, तो दे कैन मूव देयर। कुछ टाइम के लिए वो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उनको लगता है कि नहीं, वापस हमें अपने कंट्री में वापस जाना है, तो उसका बड़ा फायदा उस कंट्री को ये होता है जहाँ से वो ब्रेन ड्रेन हुआ था या डेवलपिंग कंट्रीज से, कि जो प्रोफेशनल उनके यहाँ से गए वो मोर स्किल्ड होकर, अपडेटेड होकर वापस फिर वहीं पर आते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी होती है और वो फिर नेशन बिल्डिंग में काम करते हैं। तो माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर इज अगेन अ की फैक्टर। देन वी हैव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। In economic integration, economic globalization has led to greater integration of economies, industries, labor markets. They drive the need for education systems which are aligned with global economic demands. As countries become more economically interdependent, education system must adopt to produce graduates with skills needed to compete in the globalized workforce. नॉलेज इकोनॉमी की बात है। As economy have shifted from being based on manufacturing and agriculture to knowledge intensive industries, especially technology, finance, healthcare. The demand of skilled workers has increased. Countries must develop education systems that produce workers who are proficient in science, technology, engineering, and mathematics, as well as in soft skills such as communication and critical thinking. तो ये एक बड़ा कारण है नॉलेज इकोनॉमी। देन प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इज देयर। आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, खासतौर से जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस किए जा रहे हैं, तो दैट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द लर्नर्स स्पेशली। प्राइवेट सेक्टर, particularly multinational corporations, has increased, which shaped education policies to align with global market demands. Companies such as Google, Microsoft, and IBM offer certification programs that are often more aligned with industry needs than traditional academic degrees. So technological advancement, international mobility, and economic integration are key drivers that have shaped the globalization of education. These forces have expanded access to education, facilitated the flow of knowledge, and aligned education system with the needs of global economy. However, they also present challenges. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल डिवाइड, जिसकी हम बात कर चुके हैं, वो एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। दूसरा बड़ा चैलेंज है ब्रेन ड्रेन। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो कई बार दूसरे कंट्रीज के लिए मूव कर जाते हैं, तो उनका कोई बड़ा फायदा डोमेस्टिक कंट्री को नहीं मिल पाता है। एंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ लोकल एजुकेशनल कंटेंट इन फेवर ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो हमारा लोकल कंटेंट है वो भी कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल कंटेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं जो आपका डोमेस्टिक या जो लोकल कंटेंट है उससे कंप्रोमाइज करना होता है, तो अल्टीमेटली इट सफर्स। तो दीज आर सम चैलेंजेस देयर। देन
मैं इम्पैक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा ग्लोबलाइजेशन के, जो यूनिवर्सिटी पर बेसिकली देखने को मिल रहा है। इंक्रीज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च, क्योंकि हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद पॉइंट इज क्लियर कि आज के समय में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोलैबोरेटिव रिसर्च की तरफ जा रही हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं, ताकि जो रिसर्च है दैट कैन बी इनहेंस्ड, दैट कैन बी अपग्रेडेड। Student faculty mobility we have already discussed. Then we have curriculum globalization and standardization. जो करिकुलम है बड़ा इम्पैक्ट ये आ रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो लोकल करिकुलम है, जो एक्टिविटीज है वो जनरली करिकुलम से निकाल दी जा रही है, उनकी जगह जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं दे आर फॉलोइंग। तो एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी है। एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग, एक बड़ा कहिएगा नंबर है स्टूडेंट्स का जो ऑनलाइन एजुकेशन में अपने आप को रजिस्टर कराता है या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू वो अपने कोर्सेज को कंप्लीट करता है। शिफ्ट इन यूनिवर्सिटी रोल्स, जो यूनिवर्सिटी के रोल हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक कुछ न्यूमेरिक डेटा मेरे पास अवेलेबल है, आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू। जैसे अभी हम स्टूडेंट मोबिलिटी की बात करते हैं, स्टूडेंट एंड फैकल्टी मोबिलिटी देयर। According to UNESCO Institute for Statistics UIS, the number of internationally mobile students increased from 2 million in 2000 to over 5.6 million in 2021. I repeat, mobile students increased, internationally mobile students increased from 2 million to 5.6 million in 20 years, which demonstrates the growing trend of cross-border education. The leading host countries for international students include the United States, United Kingdom, and Australia, which collectively account for around 40% of the world's international students. जो भी दुनिया के 40% स्टूडेंट्स हैं जो बाहर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, वो इन 3 कंट्रीज में जाते हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है। तो दिस इज अगेन अ बिग फिगर। फैकल्टी मोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इन 2021 द यूरोपियन कमीशन रिपोर्टेड दैट मोर देन 3 lakh academic staff participated in the Erasmus Plus program, illustrating the growing importance of international faculty exchange and collaborations. International research collaboration की अगर बात करते हैं, a study published in Nature in 2021 revealed that over 60% of academic publications now involve international collaboration, just 35% in the early 2000. जो 2000 में 35% इंटरनेशनल पब्लिकेशन हुआ करते थे, आज की डेट में वो 60% तक पहुंच गए। तो दीज आर सम फिगर्स, आई थिंक बहुत सारी चीजें फिगर से क्लियर हुई होंगी। देन वी हैव बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, बहुत सारे तर्क ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताए जा रहे हैं, इसके इम्पैक्ट के बारे में बताए जा रहे हैं। तो वास्तव में इसका कुछ फायदा है भी है या नहीं है, ये हम देख लेते हैं। एक फिगर मैं यहाँ पर नॉट शेयर बट डिस्कस करूंगा यहाँ पर बेसिकली बेनिफिट्स डिस्कस करने से पहले। Enhanced learning experience. The QS Global Employer Survey, which was conducted in 2022, revealed that 60% of employers actively seek graduates
with international experience, which highlight the importance of global exposure in the job market. 60% employer की choice, international experience. Improved quality of education. In a study by the World Bank, it was found that countries with globally connected higher education system tend to rank 10 to 15%, 10 to 15% higher in terms of academic quality, as measured by international ranking like QS World University. So these were some data. Now we are discussing some benefits of the globalization. Globalization का बड़ा benefit है, it increase access to education. लोगों की पहुंच एजुकेशन के लिए बढ़ गई है, एजुकेशन तक लोगों की पहुंच बढ़ गई है. कारण ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज देयर. Scholarships and international programs are there. बहुत सारे इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज है वो स्कॉलरशिप फ्रीशिप ऑफर करती हैं. बच्चा कई ऐसी स्कॉलरशिप भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि अगर स्टूडेंट उसको क्वालिफाई करता है या कोई रिसर्च स्कॉलर उसको क्वालिफाई करता है तो ही कैन गेट स्कॉलरशिप फॉर दैट. ब्रांच कैंपसेस, क्योंकि ब्रांच कैंपसेस बढ़ गए हैं तो इसलिए जो एक्सेस एजुकेशन का वो बढ़ गया है, तो ये बड़ा बेनिफिट है, इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन. और अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज की, तो हर गवर्नमेंट का ये बेसिकली एक फोकस होता है कि वो जो एजुकेशन है, एजुकेशन एक्सेस को बढ़ाए, राइट. तो ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा बेनिफिट एजुकेशन एक्सेस. देन डाइवर्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर देयर, अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, राइट. जैसे कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल लर्निंग. उसमें कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल लर्निंग, देन कोलैबोरेटिव रिसर्च, कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ. कल्चर का एक्सचेंज है, बच्चा दूसरे कंट्री में जाता है, वहां की बहुत सारी कल्चर को सीखता है, साथ ही साथ अपनी कल्चर को भी वहां पर रिप्रेजेंट करता है, राइट. तो बेसिकली जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लर्निंग है, दैट एनहेंस एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको बेसिकली हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ग्लोबल जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है, बेसिकली the research consists of scholar researchers and institutions from different countries. They work together on shared research goals. These networks provide platform for knowledge exchange and pooling of expertise. For example, European Organization for Nuclear Research, CERN, is a prominent example of global collaboration. It involves researchers from over 100 countries. CERN involves researchers from over 100 countries to conduct cutting-edge research in particle physics. Global research areas, topics which includes global challenges such as climate change, public health, COVID-19, medical, food security, energy sustainability, and technological innovations are there, right? So researcher benefit from diverse perspective, access to advanced facilities and shared data resources. This leads to higher quality research output, often with real world applications that address global needs. Joint research initiatives are there. Programs such as Erasmus Plus and Horizon Europe. It promotes collaborative research across European universities and their global partners. Fulbright program enables scholars from the US to engage in research projects abroad. Universities from different countries often form consortia or partnership to work on large-scale research. For example, MIT Tsinghua collaboration focus on joint research in energy and environmental solutions. Pooling resources
and expertise from the US and China. So, universities gain access to international expertise, shared facilities, large funding pools, leading to more impactful research. These collaborations also enhance global academic reputations of the universities, making them attractive for talent and partnerships. Then cross-disciplinary research is there. Interdisciplinary collaboration, many global challenges requires expertise from multiple fields. So collaborative research projects often bring together scholars from different disciplines, for example, technology, sociology, public health, and so on, to address complex problems. For example, global health security agenda, it involves collaboration between healthcare professionals, scientists, policymakers, and sociologists to combat global health threats like pandemics, etc. So these all are the collaborative research, then customized learning path. चूंकि चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, डिजिटली अवेलेबल है, तो लर्नर जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से प्रोग्राम को कस्टमाइज करके लर्न कर सकता है. तो दैट इज अगेन बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देन वी हैव improved quality of education, international accreditation system is there, international quality framework is there. इन सब के द्वारा, इन सब का काम ही ये है कि वो एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस कर सके, उनको इम्प्रूव कर सके. Expanded research opportunities, already we have discussed in detail, international research network, joint research initiative, international research grant, public-private partnership. Then international exchange, student exchange program, cultural immersion, personal growth, academic and professional advantages, language acquisition, communication skills. एक बड़ा फायदा इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का ये है कि हम जो अदर कंट्री की लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर जो इंग्लिश अगर बोली जा रही तो बच्चा उसको एक्वायर कर सकता है, उसको सीख सकता है, राइट. तो एक एडिशनल लैंग्वेज भी वो लर्न कर सकता है, और जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उसकी डाइवर्स हो सकती हैं, अच्छे तरीके से उनको एनहेंस किया जा सकता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज की लैंग्वेज को लर्न कर सकता है. Then we have some case studies. Universities, especially some universities are there, and उन्होंने जो अपनी एजुकेशन है उसको किस तरीके से वो ग्लोबलाइजेशन के लिए गई हैं. तो आई वुड लाइक टू कोट सम एग्जांपल्स हियर. आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सम यूएस यूनिवर्सिटीज. पहले यूएस यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज एंड ग्लोबलाइजेशन. Leading US universities have embraced globalization through international partnership, diverse student bodies, and global research collaborations. ये global research collaboration के लिए गए हैं जिससे उनको बड़ा benefit मिला है, बड़ी जो reputation है that is increased. Harvard University, everybody, I think all of us know about this. It attracts students from 150 plus countries. International research collaborate globally in areas like public health, medical, etc. Global leadership is there. Programs like Harvard Kennedy School prepare global leaders. इन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया हुआ है जो स्पेशली ग्लोबल लीडर्स के लिए, जो लीडरशिप से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर दैट, राइट. एंड ओवरऑल इम्पैक्ट इज it enhances cross-cultural learning and international collaboration. So Harvard Global presence strengthens its academic reputation, facilitates international collaboration, and enhance cross-cultural learning experience for students. Then second one is New York University. Global Network University. New York University has established itself as a global institution by opening multiple campuses around the world.
New York University campus at Abu Dhabi, and New York University campus at Shanghai. These are the part of global strategy to provide American-style education to students internationally. They include 130 plus countries students, global sites in Paris, London, UNOS, and many more. The impact promotes global mobility and academic exchanges. Massachusetts Institute of Technology, MIT, well-known institution, well-reputed institution, known for its global research. Leaders in technological and scientific innovation, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई रिसर्चेस के लिए जाना जाता है. इंटरनेशनल एक मिस्टी प्रोग्राम ये बेसिकली रन करते हैं, दैट इज नोन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज एंड रिसर्च कोलैबोरेशन. ओपन कोर्स where edX expand global education access. The impact extend world-class education and global problem solving. Then we have, इसमें मैं एक डेटा यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि edX और Coursera की यहाँ पर जनरली हम बात करेंगे. Online education MOOCs is available. Coursera currently serve over 100 million learners, 100 million students, you can say, globally, with students from more than 190 countries enrolled in its online course as of 2023. 2023 का डेटा है कि 100 million learners और 190 plus countries are there. edX, which is affiliated with Harvard and MIT, has reached over 42 million learners worldwide. It offers 3,000 courses from 160 universities. MOOCs. A report by Class Central stated that over 220 million people have enrolled in MOOCs, which is known as Massive Open Online Course, since 2012. Democratizing access to education globally, especially for individuals in low resources setting. 2012 के बाद 220 million, 220 million people have already enrolled in MOOCs. तो बड़ा डेटा है basically. Then we have University of California, Berkeley, international collaboration के लिए जानी जाती है. Strong ties with Asian universities for research. Its partnership with Chinese university have led to major research projects in areas like energy and technology. Global students, significant international student communities there. Tackles global issues like climate change and poverty. इससे जुड़ी हुई research basically ये conduct करते हैं. And overall impact is it enhances global research and academic reputation across the world. Stanford University, well-reputed global research collaboration in areas like international security and development. The Stanford Global Studies Division connects students and faculty with global research opportunities in areas such as international security, development, and global health. The overall impact is strengthen global collaboration and entrepreneurship. Some European universities are there. Oxford University, University of Oxford. Oxford has extensive global partnership, including collaboration with universities and research institutions around the world. Overall impact enhances Oxford's research capabilities and broaden its academic influence. They also facilitate student and faculty exchange programs, enriching the educational experiences. ETH Zurich, established based in Switzerland. It offers various programs and courses in English to attract international students, also participate in global research projects, which impacts the international orientation, which helps
ETH Zurich remain competitive in global academic arena and attracts top talent from around the world. University of Amsterdam, Netherlands. The university is involved in global research initiative and has a strong emphasis on interdisciplinary research. By engaging in international research, the University of Amsterdam contribute to solving global challenges and increases its research output and impact. Then Sciences Po in France. It has a diverse international student body and offers numerous programs focused on global issues. It enriches the learning environment and prepares students for global careers. It also strengthens Sciences Po's international reputation. Technical University in Munich. It has a network of international campuses and partnerships which enhancing its global footprint. It fosters collaboration in research and education, enhancing global visibility. Then impact of globalization on European universities, enhanced reputation and competitiveness, diverse student and faculty population, increased research opportunities, economic benefits, curriculum development, challenges, etc. Some Asian universities are also there. जो इमर्जिंग ट्रेंड है, जो आज के डेट में यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, उसमें बेसिकली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन इंग्लिश. जो कोर्सेज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर्ड किए जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ऑफर्स डाइवर्स इंग्लिश taught programs. Global research collaboration. Universities are participating in international research networks. For example, Tsinghua University collaborates on global sustainability projects, attracting international talent, recruiting international students and faculty. University of Tokyo initiatives to attract top global researchers. Focus on global ranking, improving performance in international university ranking. For example, Seoul National University offers to enhance global ranking position. चूंकि ग्लोबली जाना है तो जाहिर सी बात है रैंकिंग को इम्प्रूव करना होगा. ये ट्रेंड्स बेसिकली हमें एशियन यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिल रहे हैं. जो इम्पैक्ट्स हैं बेसिकली क्या था, ओके. नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर enhances research and academic quality. It attracts international students and faculty and boosts global influences. Tsinghua University, China, collaborate with MIT, Stanford, and the impact of this, they are strengthening their research capabilities and global academic standards. University of Tokyo, it enriches academic environment and they are enhancing their global reputation. बहुत सारे बेनिफिट्स हुए. उसके बाद किस तरीके से जो यूनिवर्सिटीज हैं जो आगे आई ग्लोबलाइजेशन के लिए, उन्होंने किस तरीके से उसके बेनिफिट उठाए, इस बारे में हमने डिस्कस किया. तो दोनों पहलू हैं, बेनिफिट है तो चैलेंजेस भी है. तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्पेशली इन हायर एजुकेशन. तो क्योंकि समय का अभाव है तो मैं थोड़ा सा और स्पीड अप करता हूँ चीज़ों को. जो एक बड़ी समस्या है, जो बड़ा एक इशू है, वो है कल्चरल डिफरेंसेस. ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हमने पढ़े, बहुत सारे बेनिफिट जाने, बट एक बड़ी जो समस्या है वो है कि जो कल्चरल के डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं लर्निंग में हिंड्रेंस बनते हैं. अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग कल्चर, अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग कल्चर है.
जब वो किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, कॉन्टिनेंट में जाते हैं, वहाँ की कल्चर से मेल खाना, वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखना, दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो समस्या कल करिकुलम में आती है, पेडागोजी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें आ सकती है, कम्युनिकेशन स्टाइल में प्रॉब्लम हो सकती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो आपस में कम्युनिकेट करने में देर मे बी दे कैन फेस सम चैलेंजेस। स्टूडेंट इंटीग्रेशन इज नॉट easy, faculty dynamics is there. Then we have well, a next, some language barriers are there which directly affect the learning and communication process, teaching learning process. For example, academic performance में जैसे बात की है यहाँ पर, नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर में फाइंड इट चैलेंजिंग टू ग्रास्प कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक जार्गन्स। तो वहाँ की जो लोकल टर्मिनोलॉजी है, जो नॉन इंग्लिश या नॉन इंग्लिश नेटिव कंट्री का रेजिडेंट है उसके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। लिमिटेड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में लीड टू रिड्यूस्ड पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज। जैसा हम बात कर रहे थे, कई बार बच्चा हेजिटेट कर सकता है क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो आ रही होती है, तो क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, research papers, textbooks prominently in English may not be fully accessible to non-native speakers. जिन कंट्रीज की इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उन कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ सकता है कि वहाँ का जो टेक्स्ट मटेरियल है या जो मैगजीन्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो बेसिकली इंग्लिश में हो सकते हैं, तो उनको समझने में, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट इज अगेन चैलेंज, लैंग्वेज चैलेंज। कम्युनिकेशन विद फैकल्टी मेंबर्स, अब देखिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है वो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या फैकल्टी है उनके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत क्लैरिटी कई बार नहीं हो सकती है या गाइडेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। लैंग्वेज बैरियर्स कैन हिंडर द क्लैरिटी ऑफ फीडबैक एंड गाइडेंस फ्रॉम प्रोफेसर। ये स्टूडेंट के लिए भी है, साथ साथ फैकल्टी के लिए भी है। कई बार फैकल्टी, अभी हमने पीछे फैकल्टी मोबिलिटी की बात की थी, तो ऐसे भी बहुत सारे, चूंकि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो कोई फैकल्टीज डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्री में जा रही है, डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में आ रही है, तो दे कैन फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मे बी विद बोथ फैकल्टी एज वेल एज स्टूडेंट्स। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। कई बार स्टूडेंट डेट के लिए चले जाते हैं, लोन ले लेते हैं, और फिर उन पर प्रेशर बनता है कि वो तुरंत डिग्री अवार्ड होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत वो जॉब के लिए जाए। इफ दे वांट टू गो इन द हायर एजुकेशन, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द डेट और बैंक लोन्स। लिमिटेड फाइनेंशियल एड, एक्सेस टू रिसोर्सेज। अलग अलग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज उतने रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि जो वहाँ पर बच्चा डेवलप्ड कंट्रीज का है उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज को एक्सेस करने में चैलेंजेस हो सकते हैं। सम रीजनल इनइक्वालिटीज भी हो सकती है, ज्योग्राफिकल, बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रीडिशन इन हायर एजुकेशन, वेरिएबिलिटी इन स्टैंडर्ड्स। अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग उनके स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, तरीके हैं, तो उनमें कई बार वेरिएशन हो सकता है। इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स आर देयर, रीजनल डिफरेंसेज आर देयर, accreditation bodies, अलग अलग accreditation bodies, agencies are there. Quality assurance practices अलग अलग हो सकती है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन
भी डिफरेंट हो सकते हैं, इनमें वेरिएशन हो सकते हैं, तो विच डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी एंड विच अगेन अ चैलेंज. ब्रेन ड्रेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. स्किल्ड लेबर का दूसरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाना, राइट. तो जो हमने बेसिकली तैयार किया, जो इंटेलेक्चुअल हमारे यहाँ तैयार हुआ, डेवलप हुआ, वो हमारे कंट्री के लिए काम करता, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता कंट्री के लिए. बट क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए या जो भी रीजन है उसके लिए वो माइग्रेट कर गया है, तो ब्रेन ड्रेन इज देयर, राइट. अगर हम सक्सेसफुल होते हैं कि इस तरह की जो स्किल्ड लेबर है उसको वापस ले आए, तो दैट विल वर्क एज ए ब्रेन गेन. लॉस ऑफ स्किल टैलेंट, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर, रिड्यूस्ड इनोवेशन. जब इंटेलेक्चुअल बाहर चले जाएंगे तो इनोवेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. एजुकेशन इन्वेस्टमेंट लॉस, जो भी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया गया वो लॉस है. इम्पैक्ट ऑन सोशल सर्विसेज. देन वी हैव इम्पैक्ट ऑन लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये हमने पहले भी बात की थी. जो बड़ा एक जो चैलेंज है, जो समस्या है, इशू है, वो ये है कि जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, जो क्षेत्रीय खासतौर से जो स्कूल कॉलेजेस हैं, राइट, उनको जो ये लॉस है वो ज़्यादा बियर करना होता है, राइट. तो उनके जो लोकल जो ट्रेडिशन है, जो सिस्टम है, वो सारे के सारे एक तरीके से डिमिनिश होने लगते हैं, कम हो जाते हैं. Okay. Then Good evening, Dr. Sarvesh Kumar Sheetal ji, and good evening all the participants. yes ma'am, जी मैम. जी, this is Dr. Yeah. Faiza Abbasi. This is Dr. Faiza Abbasi. Dr. Sarvesh जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मगर मुझे बीच में आना पड़ा. मैं if Dr. Deepti is here, I would like to invite her now to conduct the valedictory. 7 बजे से हमारा valedictory तो जी, तो सर्वेश जी, यदि आप थोड़ा सा समराइज करना चाहें तो कर लें, और पार्टिसिपेंट्स के अगर कोई क्वेश्चंस हो आपसे तो जरूर उन्हें कमेंट बॉक्स में देख लें. यस. देखिए, अभी तो ये काफी लंबा जी प्रोसेस है, बट कोई बात नहीं, हमें आगे कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. और इफ anybody have any query, so he or she can ask, please. Participants, if you have any questions, you may please ask, or you may put them in the comment box, and the honorable resource person will certainly look into them and get back to you. And yes, and the recording of the session will also be made available to everyone. There's one hand raised, so if I just saw one hand raised. No, there are no hands raised. So Dr. Deepti, are you there? Dr. Deepti Dimri? मेरे ख्याल से ज्वाइन तो किया हुआ है उन्होंने, शायद अभी हमें सुन नहीं पा रही हैं. डॉक्टर दीप्ति दिमरी. हेलो मैम. हाँ मैम, आई एम देयर. Good evening. गुड इवनिंग मैम. And thank you for bringing over Dr. Sarvesh Kumar Sheetal ji. I was listening to his lecture. Very engaging and very thoughtfully prepared slides. The whole session was going on very well. So thank you for inviting him on our behalf to our course. Thank you so much, ma'am. Thank you for coordinating this course so well. I'm very grateful to the entire team at the Vivek College in Bijnor for collaborating with us in taking our course to more and more participants and bringing resource persons like Dr. Sarvesh. So Dr. Deepti, can we please begin with the valedictory now? Because now then after this, the participants also have to appear for one more MCQ, and then that will be the end of this course.
Sure, ma'am. Sure, ma'am. So, thank you so much, Faiza ma'am, and all your crew, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को हमें दिया। और वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें इतने अच्छे रिसोर्स पर्सन, इतने अच्छे स्पीकर्स मिले हैं, जो कि शायद हमें यहाँ बैठ के कभी हम इतने इनवाइट नहीं कर सकते थे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और डे 1 से लेके और अभी तक जो भी एनईपी में जितने भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बीइंग अ टीचर सबके लिए जो जरूरी था, वो सारे ही इसमें कवर हुए हैं। स्पेशली मैं तो बताना चाहूंगी कि जिस दिन एक मूक के लिए हुआ था, तो एवरीबडी वाज सो मतलब अप्रिशिएटिंग, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया कि उन्होंने वो रास्ते हमें बताए हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। तो ये छोटे छोटे से जिन्होंने हर दिन का मुझे फीडबैक दिया है कि कितने अच्छे हर दिन के रहे हैं, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू ओनली कि आपने हमको इसमें अपने साथ जोड़ा है। और जैसा आप हमारे शीतल जी की बहुत आपने अप्रिशिएट किया है, तो मैं उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को इतनी मॉडेस्टली माना और उनको अपने ग्रुप में, अपने पूल में ज्वाइन किया, करवा दिया। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने प्रोफेसर जोशी एंड डॉक्टर शीतल को अपने साथ किया है। हम भी चाहते थे कि हमारे इनको भी एक एक्सपोजर इसमें ऐसा मिले, इतने आपके रिनाउंड स्पीकर्स के साथ में। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितने ही आपने हमें आगे भी जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें हमें ऐसे ज्वाइन करवाएंगे। एंड आई एम श्योर कि अभी जो एमसीक्यू का होगा वो भी हमारे सब पूरा करके, इसको जिन्होंने सक्सेसफुली किया है सबने, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक सिर्फ एक कोर्स करना ही नहीं, इसके बाद अगर हमारे टीचर्स अपने आप में कोई बिहेवियर में कुछ परिवर्तन और कोई चेंज अगर आता है, तो दैट इज द सक्सेस ऑफ दिस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड आई एम श्योर वो आने ही वाला है, क्योंकि बहुत ही हमारे टीचर्स ने इन सब चीजों को बहुत अप्रिशिएट किया है। और फैजा मैम, आपको और आपकी टीम को और इस पूरे प्रोग्राम को पूरे विवेक फैमिली की तरफ से वेरी 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 थैंक यू सो मच कि आपने दिया। एंड नाउ मैं अपने चाहती हूँ शाली, अगर शाली मैम वहां हैं, शालिनी आर यू देयर? शालिनी मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो आपने अभी वोट ऑफ थैंक्स भी आपका हो चुका है, तो आप, मुझे लगता है कि आप अगर, क्योंकि हमारे ये फुल टाइम, मैं इनको भी थैंक यू देना चाहती हूँ मैम, क्योंकि मेरे थोड़े बिजी शेड्यूल में मैं हर दिन इंट्रोडक्शन में नहीं आ पाती थी, तो हमारी शालिनी मैम ने हर दिन इंट्रोडक्शन को बहुत ही एक अच्छे तरीके से सबका दिया है। तो शालिनी को भी मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। और मैंने हर दिन एक नया लीडर बनाया था कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि जिससे सब जुड़ सके मैम इस प्रोग्राम में। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए भी मैंने हर दिन एक अलग को किया था। प्रोग्राम में जुड़ना जरूरी है, सिर्फ एक को देने से। तो सबने ही बहुत अच्छे से किया। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स शालिनी। और मैम Yes, आपका भी thank you, बहुत ma'am. बहुत थैंक यू सो मच। So over to you, ma'am. Okay, is anybody interested in giving a Any feedback? feedback from anybody's side? किसी पार्टिसिपेंट को कोई फीडबैक देना है तो प्लीज। I would like to hear at least one or two. हाँ, जो आप मेरे को बोल रहे हो थे, वो आज मैं चाहती हूँ कि आप फैजा मैम को भी बताइए कि जो एफर्ट्स थे वो कितने अच्छे थे। एनीबडी? शालिनी, कैन यू? शालिनी, Yes, शालिनी मैम, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Good आप evening, से शुरू ma'am. करें। जी मैम, श्योर मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम, जो ये हम लोगों ने एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अटेंड किया, ये मैम हम लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है। जो रिसोर्स पर्सन थे, स्पीकर्स भी, सब मतलब एक से एक हमें नॉलेज देके गए। लेकिन जैसे मैम ने बोला कि जो सर थे प्रोफेसर आसिम जफर सर, उनका जो ई कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट था, दैट वाज ऑसम। और हमारे जो कल साजिद जमाल सर थे, उनका भी बहुत अच्छा रहा। बाकी सबका तो मैम बहुत अच्छा था ही, बट उनसे हमें प्रैक्टिकली नॉलेज मिली और सीखने को बहुत ज्यादा मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए हमें कनेक्ट किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शालिनी। और निधि शुक्ला मैम, आप यहाँ हैं? गुड इवनिंग टू ऑल। और मैं भी इस बात को कहना चाहती हूँ कि ये सभी कार्यक्रम में जितने भी हमने स्पीकर्स को सुना, वो तो विद्वान थे ही, उन्होंने जो हमें सिखाया उसको हम जीवन में उतारने के लिए आतुर हैं। और सभी स्पीकर बहुत अच्छे थे। कल का जो हमने जोशी मैम का सुना, दिव्या उपाध्याय जोशी मैम का, उनका भी बहुत सुंदर सेशन रहा। और एक दिन सुनील कुमार जोशी सर थे,
और इसके अलावा मूक की जो क्लास थी वो हमारी ऑल टाइम फेवरेट हो गई, क्योंकि हमने मूक की एक बार क्लास ज्वाइन भी की थी और कोर्स के लिए तैयारी की, लेकिन उसके एग्जाम के क्राइटेरिया को देखते हुए और बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हुए भी असफल रहे। तो रास्ता बताने के लिए सर को थैंक यू और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ऐसे स्पीकर दिए जिन्होंने सरल, सहज और सुंदर व्याख्यान हमें दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू निधि मैम। हरेंद्र सर आप यहाँ हैं? हरेंद्र यादव सर, आर यू देयर? Yes, हरेंद्र यादव ma'am. सर, Yes, ma'am. Yes, प्लीज। ma'am. Good evening, ma'am. I would like to thank you to AMU and UGC for sincere appreciation for organizing such an insightful and well coordinated discussion sessions. All sessions was very fruitful. The respected resource person was extremely knowledgeable and presented the material in a highly engaging and effective manner. Thank you so much, ma'am. थैंक यू हरेंद्र जी। और मुझे लगता है अभी Thank you. रजनीश जी आप हैं, रजनीश सर। यस मैम। रजनीश सर, हाँ यस आप मैम। कुछ कहना चाहेंगे, फीडबैक देंगे? जी जी, गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने अच्छे स्पीकर्स दिए, जिन्होंने जो भी सर के टॉपिक्स रहे उन पर बारीकियों से हमें समझाया और हमने उन छोटी छोटी बारीकियों को सीखा, जो कहीं ना कहीं हम पढ़ के तो उनको जान रहे थे, लेकिन अगर हमें कोई दूसरा समझाता है तो उसमें थोड़ा हमें और भी नॉलेज होता है। तो सारे जितने भी स्पीकर्स रहे उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और हम लोगों ने उन छोटी छोटी बारीकियों को भी जाना। तो इसके लिए अगर किसी एक का नाम लेना तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि बाकी के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि सारे स्पीकर्स बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक्स को समझाया। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। एंड मोहित जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मोहित सर, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप अपने दिल का बता सकते हैं, क्योंकि आप भी रोज रहे हैं। मैं उन लोगों के नाम कॉल कर रही हूँ मैम जिन्होंने बिल्कुल कंटिन्यूसली इसको किया है, तो आई नो वो हमारे कौन है। मोहित जी प्लीज, मोहित जी। जी मैम। Thank you so much, ma'am. And I'm very thankful to everyone to organize this FDP. This was really helpful, and I would like to be part of every FDP in future, if it is possible. And resource person were very, supporting in providing and imparting the information that is really required in the present situation, in the present scenario. So thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। और डॉक्टर नीलोफर, मुझे लगता है डॉक्टर नीलोफर अभी अभी छोड़ के चली गई है, बट शी वाज आल्सो हमेशा हमें साथ रही हैं। तो लेकिन अभी और कोई बोलना चाहता है तो प्लीज अपने आप अपना बता दीजिए अगर। हेलो। नमस्कार मैम। हाँ जी बोलिए नवनीत जी। थैंक यू MMTTC AMU एंड विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर। मैं सभी रिसोर्स पर्सन के द्वारा दिए गए व्याख्यान से बहुत प्रभावित हूँ और काफी सही तरीके से हमें कैसे इनोवेटिव और कैसे अपनी क्लास में कंट्रोलिंग पावर रखनी चाहिए, इसके व्याख्यान से भी काफी कुछ सीखने के लिए मिला है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी प्राचार्य डॉक्टर दीपक मैम को, उन्होंने हमें मोहित इस सर अपना प्लेटफॉर्म को दिया। प्लीज, सॉरी मोहित जी अपना जरा वो ऑफ कर लीजिएगा माइक। मोहित जी इफ यू आर लिसनिंग। जी मैम। आई एम ऑडिबल मैम? यस, कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच दीप्ति डिमरी मैम, आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को हम लोगों को सभी को दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। ओके नवनीत जी, किसी एक का हाथ मुझे दिख रहा है और रेज किया हुआ है और अपने आप बोलना चाहते हैं, प्लीज अपना इंट्रो दीजिए और बताइए आप। अब कोई नहीं, मुझे लग रहा है सारे लोगों के यही था और मुझे लग रहा है कि यही मैम ये बहुत जो कम लोगों ने बोला है सबकी यही यहाँ पे ऐसा ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव तो होना ही था। तो मुझे लग रहा है कि महफूज अहमद जी भी हमारे साथ हैं एमएटी से। प्लीज सर, महफूज सर, महफूज सर। महफूज सर भी बहुत रेगुलर हमारे साथ एमएटी से जुड़े हैं गुड़गांव से। महफूज सर, मुझे लग रहा है वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप सबके फीडबैक हमें, मुझे लगता है कि फैजा मैम ने सुने और अब वो बताएंगी आगे कि उनका
हमारे लिए क्या फीडबैक था कि हमारे लिसनर्स ने कितना साथ दिया था? No, it was wonderful. Dr. Timri, at the very outset, I must thank you. And I think I did that in the inaugural, but it was not enough for your initiative taking, for your forthcomingness, and for your positive cooperation for continuous professional development, for taking your college forward, and for believing in collaborations. Every inch, it was a pleasure. It was deeply, deeply enriching for the UGC MMTTC at the Aligarh Muslim University to collaborate with the Vivek College, Bijnor for this course. It was great having your participants. It was great to have participants from other institutions, like you just mentioned, Amity, being here with us. And it was wonderful to have your two resource persons. I, from the bottom of my heart, appreciate your initiative and congratulate you on this success. I hope this entire enterprise of us collaborating and taking the benefits of continuous professional development, that too in NEP, to so many of the higher education teachers across the country. I hope this goes into improving the ranking and quality and accreditation of all our institutions. The host institution, AMU, the collaborating agency, the Vivek College, Bijnor, and of course, all of you participants who are associated to some higher education association or the other. What I want to say here is that I'm deeply, deeply humbled by the fact that your resource persons like Professor Asim Zafar, like Divya ma'am, like Sajid Jamal Saab have been appreciated by you. You find their lectures useful. Now, what I want to request you is that please continue to draw from what you have learned and please continue to disseminate from what you have learned. I'm very glad. This must have been difficult. You know, you were busy with your work morning till evening, and then again you had this to do up to late in the evening. Please don't let it remain unutilized and unoptimized when it comes to its benefits. If you have any feedback that you would like to give me in order to improve the delivery, in order to make this effort, this step better for you, certainly I'm very open to it. We will be giving your certificates in a short time. And today you have to appear for one more MCQ. As you appear for that MCQ too, your certificates will be generated. You don't need any relieving letter because you have not been relieved from your institutions to pursue this course. The National Education Policy, as you must have gathered from almost all the sessions here, is here to bring a transformational change in how we have been teaching, learning, conducting research, doing outreach services for our people, for our country, for our nation. We will, I should say, take a long time in implementing these changes, but do remember, if these changes for a reform have to be implemented, then they have to be implemented by us, teachers, whose impact is up to eternity. A teacher doesn't know where his impact ends. And by us who are at the core of the higher education system. So my best wishes to you all for your future career, for the innovative, creative, new ideas that probably you have learned here and that need to be replicated in your institutions. So once again, thank you, Dr. Dimri and the team at the Vivek College in Bijnor. Thank you for collaborating with us. Thank you for helping us take these initiatives to so many participants all over the country. And congratulations, dear participants, on the successful completion of this course. I will now invite our technical assistant, Mr. Mazhar Haider Zaidi. He will be conducting the MCQ with you. And I will now take your leave.
but only till we meet again. Please look at our syllabus, look at our schedules. It's there on the website. Please look at the various other courses that we are going to conduct for teachers like you. And please join us whenever you think you need to learn something new, whenever you think you need to reinvent your own meaningfulness in your job, in your career, and in your institution. Thank you, and God bless you, and take care, and my best wishes to you all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Once Thank you again. so much, ma'am, for your best wishes. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much, Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.